हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली और उसकी प्लेलिस्ट बना दिया, वहां जाके उसको इजीली सिस्टमेटिक वे में रिवाइज कर सकते हो। आज का जो हमारा नया चैप्टर है उसको हम लाइन बाय लाइन बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी एग्जाम पॉइंटर्स होंगे उनको भी साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे, एंशियंट टाइम में लोग रहा करते थे, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, किस तरीके से वो लोग खाना वगैरह खाते थे, उनका लाइवलीहुड किस तरीके से था, वो लोग कहाँ रहा करते थे, किस टाइप के ऑक्यूपेशन को वो लोग परफॉर्म करते थे, वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ेंगे, इन इन्फॉर्मेशंस का सोर्स यानी कि किस तरीके से हमको इनकी जानकारियाँ मिलती हैं, और जो भी इवेंट हुआ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो इवेंट जो है वो कब हुए थे, वो कैसे पता लगेगा, यानी कि डेट्स को कैसे डिसाइड करा जाता है। तो ये सारे पॉइंटर्स हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर की शुरुआत में कहता है कि राशिदा एक लड़की है, वो क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसकी एकदम से हेडलाइन पर नज़र जाती है और उस पर लिखा होता है 100 years ago, कि आज से 100 साल पहले। तो वो चिंतित हो जाती है, वो सोचने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान को 100 साल पहले की कोई बात पता हो। तो आगे बढ़े तो हमसे कहा जाता है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, कि हमको पता कैसे लगेगा कि क्या चीज़ हुई थी। जैसे मान लो आपको एक दिन पहले क्या हुआ था इसकी जानकारी चाहिए, तो आप रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर इन सब की हेल्प लेके जान सकते हो कि हाँ एक दिन पहले क्या हुआ था। अगर आपको 1 साल पुरानी जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, किसी ऐसे इंसान से पूछ सकते हो जिसको इसके बारे में जानकारी हो। या मान लो आपको 40 साल पुरानी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, 50 साल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, अपने दादा, परदादा, ग्रैंडफादर इन सब लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बट क्या हो अगर बहुत लंबे समय की हमको जानकारी चाहिए कि हाँ इतने साल पहले, 200-300 साल पहले कोई घटना घटी थी, तो उसके बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो उसका आंसर हमको खाली एक ही सब्जेक्ट दे सकता है जिसका नाम है हिस्ट्री। आगे बढ़ेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, ये हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। तो हम पास्ट में हुई बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि पास्ट में जो एंशियंट पीपल थे वो लोग क्या खाते थे, किस टाइप के वो लोग क्लोथ पहना करते थे, किस टाइप के वो लोग हाउसेस में रहा करते थे, और यहाँ तक कि हम उनके लाइवलीहुड के बारे में भी कि किस तरीके से हंटर्स की लाइफ थी, किस तरीके से हर्डर्स, हंटर्स मतलब जो शिकार करते थे, हर्डर्स मतलब जो जानवर वगैरह पालते थे, फार्मर्स जो खेती करते थे, रूलर्स जो रूल करा करते थे, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी जो ट्रेड करा करते थे, ऐसे ही प्रीस्ट, पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, साइंटिस्ट, इन सब की लाइवलीहुड के बारे में भी हम जान सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स ऑफ चिल्ड्रन प्लेड, कि किस तरीके से लोग उस टाइम पे गेम खेला करते थे, किस टाइप की स्टोरीज वो सुना करते थे, कैसे शोज देखा मतलब कैसे प्लेज वो देखा करते थे, कैसे वो लोग गाना गाया करते थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेयर डिड पीपल लिव। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो लोग रहते कहाँ थे, किन किन जगहों पर हमको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलता है, और ह्यूमन सेटलमेंट के साथ साथ इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो हमको 4-5 जगहों के बारे में इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करा गया है, जिसमें से पहला आता है नर्मदा रिवर के अराउंड। मैप में देख लेते हैं एक बार, उससे हम इजीली समझ में आएगा, उसके बाद हम रीड करेंगे उसको। तो सबसे पहले डिस्कस करता है हमसे नर्मदा रिवर के आसपास। ज्योग्राफी में भी हमने पढ़ा था कि यहाँ से नर्मदा रिवर जा रही है, यहाँ से तापी, दो रिवर जा रही हैं, ये दोनों अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। नर्मदा के नॉर्थ में देखोगे विंध्यास माउंटेन है, इसके साउथ में देखोगे सतपुड़ा माउंटेन है। तो सबसे पहले हमें जिक्र कर गया नर्मदा रिवर के आसपास। नर्मदा रिवर के आसपास जो लोग रहा करते थे, उन उन लोगों का काम क्या था, वो लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे। हंटर्स यानी कि वो लोग शिकारी शिकारी थे, और गैदरर्स मतलब जो कि क्या करते हैं, जंगलों में वगैरह में फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला जाता है किरधर एंड सुलेमान रेंज के बारे में। तो इस रीजन में क्या हुआ होता था कि यहाँ पे हमको वीट एंड बार्ली इसको ग्रो करने के सोर्सेस मिलते हैं। फिर हमसे गारो हिल्स जो कि यहाँ पे देखोगे मेघालय और विंध्यास के आसपास हमको एविडेंस मिलते हैं राइस के। वहीं देखोगे तो रिवर इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यहाँ पे हमको सबसे पहले सिटीज़ फ्लरिश होने के एविडेंसेस मिलते हैं।
उसके बाद गंगा और उसके आसपास के इलाकों में देखोगे तो यहाँ भी हमको सिटीज़ देखने को मिलती है। अब इन्हीं को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स एगो। मतलब यहाँ पे लगभग सेवरल 100,000, लगभग लाखों वर्ष पहले से लोग क्या करते हैं, इस एरिया में रहते हुए हमको देखे गए हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड वर स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स किसको बोले हैं, जो लोग क्या करते थे, अपने फूड को गैदर करते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे, जंगलों में जाते थे, जो भी फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता था, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वेजिटेबल हो, इन सबको इकट्ठा करते थे और लेके आते थे और खाते थे। और इनको वास्ट नॉलेज थी प्लांट्स के वेल्थ की। जैसे कि आज हमको नॉलेज है ना कि हमको कोई भी प्लांट है, कौन सा प्लांट जो है वो पॉइजनस है वो हमको जानकारी है, कौन सा खाने लायक है उसकी भी जानकारी है। सेम उसी तरीके से उस टाइम भी लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी कि कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाना चाहिए, जैसे कि किसका फ्रूट खाना चाहिए, किसकी स्टेम खानी चाहिए, ये सारी नॉलेज उन लोगों को थी। They know about the wealth of plants in the surrounding forest, collect roots, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. उसके साथ साथ वो लोग शिकार भी करते थे। तो आई थिंक यहाँ वाला आपको क्लियर हो गया कि नर्मदा रिवर के आसपास जो इलाके हमको मिले हैं वहाँ पे लोग हंटर्स एंड गैदरर्स थे। यही एग्जाम पॉइंटर है हमारा कि नर्मदा रिवर के अराउंड लोग क्या करते थे, हंटिंग और गैदरिंग करा करते थे। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द सुलेमान एंड किरधार हिल्स। ये सुलेमान और किरधार हिल्स देखोगे यहाँ पे प्रेजेंट डे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। यहाँ कहता है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ली अबाउट 8,000 ईयर्स एगो। मतलब लगभग 8,000 साल पहले यहाँ पे क्या एविडेंसेस मिले हैं कि यहाँ पे लोग क्रॉप्स ग्रो करा करते थे, सॉरी। और कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते थे, व्हीट एंड बार्ली। तो यहाँ पे हमको व्हीट एंड बार्ली इसके एविडेंसेस मिलते हैं। पीपल ऑल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गॉट एंड कैटल एंड लिव्ड इन विलेजेस। यानी कि ये लोग व्हीट एंड बार्ली ग्रो करते थे, उसके साथ साथ ये लोग एनिमल रियरिंग करते थे। और एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल, सीप, गॉट और कैटल्स वगैरह ये लोग क्या करते थे, रियरिंग करते थे। और ये लोग विलेजेस में रहा करते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्यास हिल इन द मिडल सेंट्रल। तो यहाँ देखोगे गारो हिल्स जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है, और यहाँ पे विंध्यास हिल्स हमको देखने को मिलती हैं। देयर वर सम अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ये भी एरियाज़ कैसे हैं कि जहाँ पे हमको एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर किया करते थे। जिस तरीके से किरदर एंड सुलेमान रेंज के आसपास लोग क्रॉप्स ग्रो करते थे, सेम उसी तरीके से गारो हिल्स और विंध्यास हिल्स के आसपास भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के। द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो विंध्यास के नॉर्थ में क्या हमको एविडेंस मिले कि यहाँ के लोग खेती करा करते थे, और खेती यानी कि एग्रीकल्चर में वो लोग क्या करते थे, राइस ग्रो करते थे। विंध्यास के नॉर्थ में यानी कि विंध्यास के ऊपर वाला जो इलाका है, यहाँ पे राइस ग्रो करते थे। और किरदर और सुलेमान हिल्स में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे व्हीट एंड बार्ली ये ग्रो करा जाता था। और उससे पहले नर्मदा रिवर, इसके आसपास के लोग क्या करते थे, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ये लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं थे। नेक्स्ट आते हैं, ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब इंडस को देख लेते हैं एक बार। ये रही हमारी रिवर इंडस। ये इसका ओरिजिन यहाँ से माना जाता है। इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखेंगे तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 5 ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये वाला जो इलाका देखोगे यहाँ पे हमको सबसे पहले सिटीज़ फ्लरिश होती हुई दिखेंगी, यानी कि शहर दिखेंगे हमको यहाँ पे। तो रिवर इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज को हमने देख लिया। अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दीज रिवर्स। यानी कि इस रिवर के आसपास हमको अर्लीस्ट सिटीज़ देखने को मिलती हैं। उसके बाद लगभग 2500 साल पहले, मतलब आज से 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो, सिटीज़ जो हैं वो हमको फ्लरिश होते हुए कहाँ पे दिखेंगी, गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी। मतलब आज से लगभग 4700 ईयर्स एगो अर्लीस्ट सिटीज़ हमको इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास देखने को मिलेंगी। वहीं लगभग 2500 साल पहले गंगा और उसके आसपास के इलाकों में भी सिटीज़ डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी। अब वही कहता है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज को लोकेट करो, जो कि सोन है। तो यहाँ देखो कि गंगा रिवर, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है ये सोन।
In ancient time, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magad, now lying in state of Bihar. तो ये जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सोन है, इसके आसपास का जो इलाका था गंगा के साउथ में, उसको मगध के नाम से जाना जाता था, और जो कि आज प्रेजेंट डे कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है। यहाँ के रूलर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और बहुत बड़े बड़े किंगडम्स, लार्ज किंगडम्स को उन लोगों ने सेटअप करा था। और कई अदर प्लेसेस भी थे जहाँ पे ऐसे किंगडम डेवलप हुए, बट मगध जो था वो बहुत पावरफुल किंगडम था, जो कि कहाँ था, गंगा के साउथ में। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले हमको बताया गया कि नर्मदा रिवर के आसपास के जो लोग रहते थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे। उसके बाद किरदर एंड सुलेमान रेंज के आसपास ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे और व्हीट एंड बार्ली ग्रो करते थे। उसके बाद गारो हिल्स और विंध्यास के आसपास देखोगे तो यहाँ भी एग्रीकल्चर होती थी, और विंध्यास के नॉर्थ में क्या होता था, राइस का कल्टीवेशन होता था। उसके बाद इंडस रिवर और इसके आसपास के इलाकों में हमको सिटीज़ फ्लरिश होती हुई दिख रही थी लगभग 4700 ईयर्स एगो, और गंगा और उसके आसपास भी हमको लगभग 2500 ईयर्स एगो सिटीज़ फ्लरिश होती हुई दिख रही थी। और गंगा के साउथ में यानी कि यहाँ सोन रिवर के आसपास किंगडम डेवलप हुआ था जिसका नाम था मगध, और बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम था वो। आगे बढ़ते हैं। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट टू द अदर। पूरे साल भर क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, और रास्ते में बहुत सारी हिल्स वगैरह पड़ती थी, माउंटेन्स पड़ते थे जैसे कि हिमालय, डेजर्ट पड़ते थे, रिवर रास्ते में पड़ती थी, सी। उनकी जर्नी क्या थी, डेंजरस बन जाती थी कई समय पे, क्योंकि ये सारे नेचुरल फ्रंटियर क्या उनके रास्ते में आते थे। बट इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम लोग क्या करते थे, इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी परेशानियां होने के बाद भी लोग रुकते नहीं थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। अब ये सवाल आता है कि ये लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है कि लोग लाइवलीहुड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्राउट। मतलब किसी एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे सूखा पड़ गया, तब उनको क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना ही पड़ेगा, या कोई नेचुरल क्लेमिटी जैसे कि फ्लड आ गया, जब भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह। समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मी। कई बार क्या होता था कि आदमी, बहुत सारे लोग क्या करते थे, आर्मी बना के दूसरी लैंड्स को कन्क्वेयर करने के लिए निकल जाते थे, ट्रैवल करने के लिए। मर्चेंट्स जो है वो ट्रैवल करते थे कारवान्स में, यानी कि अपना पूरा ग्रुप बना के, या फिर शिप्स पे वैल्यूएबल गुड्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह। रिलीजियस टीचर्स हुआ करते थे, जैसे एग्जांपल के लिए लॉर्ड बुद्धा का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे, और क्या करते थे, ग्रुप के बीच में इंस्ट्रक्शन और एडवाइस देते थे लोगों को। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो कि क्या करते थे, उनको एडवेंचर करने में मज़ा आता था, मतलब उनको घूमने का शौक होता था, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक होता था, तो लोग नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए एक्साइटिंग प्लेसेस पे इसलिए ट्रैवल करते रहते थे। तो यहाँ इस पैराग्राफ से हमको क्या आंसर मिला कि ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे इतनी परेशानियों के बावजूद, उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो रीज़न साफ था कि लोग लाइवलीहुड के लिए, किसी नेचुरल कैलेमिटी के बचने के लिए, दूसरी लैंड को कन्क्योर करने के लिए, अपने गुड्स को सेल करने के लिए, या फिर रिलीजियस प्रोपगेशन के लिए, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। वही हमसे कह रहा है कि आज लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, तो आज भी देखोगे तो बहुत सारे रीजन लगभग सिमिलर हैं। लुक एट द मैप वंस मोर। एक बार और देख लेते हैं, हमसे कहा जा रहा है कि एक बार और मैप को देख लो। तो जब हम इस मैप को देखेंगे तो हमसे कहा जा रहा है कि आप इंडिया को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको हिमालयन माउंटेन्स दिखेंगे, यहाँ पे गारो हिल्स, उसके साथ साथ विंध्यास, सतपुड़ा, यहाँ पे हिल्स देखने को मिलेगी। और इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, फिर यहाँ अरेबियन सी, और यहाँ पे नीचे नीचे की साइड हमको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर आप इंडिया को ध्यान से देखोगे तो चारों तरफ, मतलब लगभग हर साइड इसके नेचुरल बैरियर हमको देखने को मिलेंगे जो कि हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ खाली ये एक रास्ता था जहाँ से लोग क्या करते थे, इंडिया के अंदर एंटर कर सकते थे, लैंड रूट के थ्रू। लोग कहाँ से एंटर करते थे, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से। तो ये चीज़ हमने समझ ली है। अब पढ़ते हैं एक बार। लुक एट द मैप वंस मोर। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम नेचुरल फ्रंटियर ऑफ सब कंटिनेंट। ये क्या कर रहे हैं, नेचुरल फ्रंटियर फॉर्म कर रहे हैं, जितने भी हिल्स, माउंटेन, सीज वगैरह हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू क्रॉस
these frontiers। इन चीज़ों को क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, और जो लोग चाहते थे उन्होंने करा भी क्रॉस। मतलब जिनके अंदर चाह थी, जिनके अंदर मोटिवेशन थी कि हमको इसको क्रॉस करके नई जगह एक्सप्लोर करनी है या नई जगह जाना है, वो लोग कर भी चुके थे। मतलब ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों की वजह से वो लोग रुक गए। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स केम इनटू द सब कंटिनेंट एंड सेटल हियर। तो लोग क्या करें, दूसरे कंटिनेंट से आके हमारे कंटिनेंट में सेटल हो गए, और यहाँ के लोग भी बाहर दूसरी जगह नई नई जगह एक्सप्लोर करने निकल गए। अब ऐसा नहीं है कि खाली लोग आए और हमारे सब कंटिनेंट में बस गए। जब लोग ट्रैवल करते हैं ना, तो लोग खाली ह्यूमन बीइंग ट्रैवल नहीं होता। जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, तो उसके साथ साथ उसके थॉट्स, उसके आइडियाज़, यहाँ तक कि उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं। उसका वे ऑफ मेकिंग फूड, किस तरीके के लोग खाना खाते हैं, किस तरीके से खाना बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या हैं एक दूसरे में इंटरचेंज होने लगती हैं जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दीज मूवमेंट ऑफ पीपल एनरिच्ड आर कल्चरल ट्रेडिशन। और ये जो लोग मूव करते थे, इसकी वजह से हमारा कल्चरल ट्रेडिशन क्या हो गया, एनरिच हो गया। पीपल हैव स्टार्टेड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स। तो पहले स्टोन क्या था, वो मेन एक इक्विपमेंट हुआ करता था उस टाइम पे। तो देखोगे तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, तो नए नए तरीके स्टोन्स को कार्व करने के एक जगह से दूसरी जगह उनका आइडिया शेयर हुए। कंपोजिशन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का कंपोजिशन, यहाँ तक कि खाना किस तरीके से लोग बनाते थे, ये सब चीज़ें देखोगे तो लगभग 100 ईयर्स तक कल्चर, ट्रेडिशन, वे ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक, वे ऑफ ड्रेसिंग, बहुत सारी चीज़ें क्या थी, सैकड़ों सालों तक इंटरचेंज होती रहीं। नेक्स्ट आते हैं नेम्स ऑफ लैंड। यानी कि आज जो हमारी कंट्री है इंडिया, दैट इज़ भारत, जिसको भारत भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, उसका नाम किस तरीके से पड़ा वो हम इस स्लाइड के अंदर जानेंगे। हमारी कंट्री को दो नाम से जानते हैं, एक होता है इंडिया, एक होता है भारत। इंडिया जो नाम पड़ा वो पड़ा रिवर इंडस की वजह से। अभी इसको हम पढ़ लेंगे उसके अंदर, बट उससे पहले ये समझिए कि इंडिया जो है उसका नाम कहाँ से पड़ा, रिवर इंडस की वजह से। और जो भारत नाम पड़ा, वो भरत जो थी ट्राइब, एक ग्रुप ऑफ पीपल था जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे, उन लोगों के लिए भारत वर्ड का यूज करा जाता था, और यही बाद में पूरी कंट्री इंडिया के लिए यूज होने लग गया। चलिए एक बार पढ़ते हैं। टू वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री। हमारी कंट्री के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक इंडिया और एक भारत। तो जो वर्ड है इंडिया, ये कहाँ से आया, इंडस से आया है, जिसको हम सिंधु बोलते हैं संस्कृत में। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। अपनी एटलस में ईरान और ग्रीस कंट्री को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो ईरानियंस यानी कि ईरान में रहने वाले जो लोग थे, और ग्रीस के अंदर जो रहने वाले लोग थे, वो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू क्या करते थे, इंडिया के अंदर एंटर करते थे, जो कि आए थे लगभग 2500 साल पहले उसी रास्ते से। और ये इंडस से फेमिलियर थे, मतलब इंडस रिवर को ये लोग जानते थे, और उसको इंडस को ना ये हिंदोस या फिर इंदोस बोला करते थे। और जो भी लैंड थी ईस्ट ऑफ द रिवर, इसको इन्होंने इंडिया बोला। अब यहाँ पे समझ लो एक बार, ये जो रिवर इंडस है, इसके बारे में इन लोगों को पता था। अब ये लोग, इनका कहना था कि ये जो इसके ईस्ट में जो भी लैंड है, इस रिवर को तो इंडोस या हिंदोस बोलते थे, और इसके ईस्ट में जो लैंड थी, इसको इन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, इंडिया बोलना शुरू कर दिया। देखिए, द ईरानियन एंड ग्रीक कॉल्ड इट हिंदोस और इंदोस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। और जो नेम भारत है, ये यूज़ होता था ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। यहाँ नॉर्थ वेस्ट में ही, मतलब इसी रीजन में जो लोग रहा करते थे, उनके लिए भारत वर्ड का यूज करा जाता था, भारत वर्ड का। और ये जो भारत वर्ड है, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर भी देखने को मिलता है। ये जो ऋग्वेद है, हमारे चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है, जिसके अंदर अर्लीस्ट कंपोजिशन मिलती है हमें संस्कृत लैंग्वेज में। तो ऋग्वेद के अंदर भी हमको इसका उल्लेख मिलता है, किसका, ग्रुप ऑफ पीपल का, भारत। और फिर यही वर्ड बाद में कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा एज अ भारत। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम यहाँ देखेंगे कि हमको जो भी पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका सोर्स क्या होता है, या किस तरीके से हमको वो चीज़ें ज्ञात होती हैं। देखिए, पास्ट के बारे में जानने के 3 तरीके हैं कि हम क्या करेंगे, पुरानी बुक्स वगैरह उठा लें, उनसे पढ़ लें। अब जो पुरानी समय पे चीज़ें लिखी होती थी, उनमें से एक होता था मैन्यूस्क्रिप्ट। मतलब बेसिकली हम 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, एक होता है इंस्क्रिप्शन, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज।
मतलब पुराने समय पे जो लोग लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट जो थी हाथ से लिखी हुई चीज़ें होती थी, इंस्क्रिप्शन वगैरह होते थे जो हार्ड सर्फेसिस पे लिखे होते थे। वहीं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखोगे तो पुराने समय पे लोग क्या चीज़ें यूज करते थे, ये पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करके हम उन पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो बेसिकली वही हमसे कहा जा रहा है कि पास्ट के बारे में हमको कैसे पता लगता है। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं पास्ट के बारे में जानने के लिए। पहला तरीका क्या है कि आप बुक्स को रीड करो जो कि बहुत सालों पहले लिखी गई हैं। और जो बुक्स या जो भी आपको सोर्सेस मिलेंगे जो कि हैंड से लिखे होते हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है, क्योंकि लैटिन भाषा में मैन्यू का मतलब होता है हाथ, हाथ यानी कि हाथ से लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट। दे वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। ये जनरली पाम लीव्स पे लिखी जाती थी, या फिर एक ट्री होता था जिसका नाम होता है बर्च, जो कि हिमालय के एरिया में पाया जाता है, उसकी बार्क पे लिखी जाती थी। तो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है वो हाथ से लिखी जाती है, और इसको जनरली किस पे लिखा जाता है, या तो पाम लीफ पे या फिर बर्च ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री, जिस ट्री का नाम है बर्च। ठीक है। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, क्योंकि ये क्या थी, पेड़ की छाल से या फिर लीफ पे बनाई जाती थी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा समय तक सर्वाइव करने लायक, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक ये चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें पेरिसेबल होती हैं कि ये कुछ समय बाद इनको क्या करेंगे, इंसेक्ट वगैरह खा जाएंगे या फिर खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ओवर द ईयर्स मैन्युस्क्रिप्ट्स, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो इंसेक्ट खा गए, बहुत सारी डिस्ट्रॉय हो गई, बट मैनी हैव सर्वाइव, बस कुछ हैं जो कि सर्वाइव कर गई। और बहुत सारी क्या है आपको टेम्पल्स में दिखेंगी, मोनेस्ट्री में रखी हुई दिखेंगी, और इनके अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट पे, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनके ऊपर इनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में हमको इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलेगा, किंग्स की लाइफ के बारे में इनके इनके अंदर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि मेडिसिन और साइंस के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन इन मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू मिल सकती है। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेज, मैनी ऑफ दीज रिटन इन संस्कृत। उसी के साथ साथ देखोगे बहुत सारी पोएम, प्लेज, ये सारी चीज़ें हमको संस्कृत में लिखी हुई मिलेंगी, कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी मिलेंगी और कुछ तमिल में भी मिलेंगी। संस्कृत जो थी उस टाइम पे पढ़े लिखे लोग, ब्राह्मण्स, वो ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और जो ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे वो प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे। और तमिल लैंग्वेज देखोगे तो ये भी बहुत एक पुरानी लैंग्वेज है। तो अभी तक हमने मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ये जाना कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, हाथ से लिखी हुई होती हैं, पाम लीव्स पे या फिर बार्क पे लिखी जाती हैं, किसके, बर्च ट्री के बार्क पे। नेक्स्ट आते हैं, वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। हम इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है कि जो हार्ड सर्फेसिस पे लिखी जाती हैं। अब वो हार्ड सरफेस स्टोन भी हो सकता है, या कोई मेटल का कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जिसके ऊपर आप एक बार लिख दोगे तो इजीली वो मिटेगा नहीं, ये ख़राब नहीं होगा। जिस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो पेरिशेबल थी, उसके अंदर चीज़ें बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं की जा सकती थी, बट इंस्क्रिप्शन के केस में क्या है कि ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, इसलिए बहुत लंबे समय तक। We can also study inscriptions. These are writings on relatively hard surface such as stones or metals. हम इंस्क्रिप्शन की भी स्टडी कर सकते हैं, और इनके ऊपर जो राइटिंग है वो जनरली हार्ड सरफेस, स्टोन या मेटल पे लिखी जाती है। कभी कभी राजा होते थे वो अपने ऑर्डर्स को इस पर इंस्क्राइब करवा देते थे, ताकि लोग इजीली इसको रीड कर सकें और उसको फॉलो करें। कुछ अदर टाइप की इंस्क्रिप्शन भी मिलती हैं जहाँ पे मैन एंड वीमेन जो लोग हुआ करते थे वो अपना रिकॉर्ड रखते थे। ज़्यादातर किंग्स वगैरह, क्वीन वगैरह क्या करते थे, अपने रिकॉर्ड्स रखते थे कि उन्होंने क्या क्या किया, कितनी वॉर्स वगैरह लड़ी, उनका रिकॉर्ड रखते थे इंस्क्रिप्शन के ऊपर। कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, व्हाट कुड हैव बीन डिफिकल्टीज। तो एडवांटेज तो है क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट की तरह इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ डिफिकल्टी क्या है कि इन पे कार्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इतने हार्ड ऑब्जेक्ट पे आपको अगर कुछ लिखना है तो उसको कार्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। थर्ड जो हमको तरीका बता रहा है कि हमको पास्ट के बारे में जानना है कि पास्ट में क्या करते थे लोग, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, उनका यूज करते थे, तो हम क्यों ना उन ऑब्जेक्ट्स का ही यूज करके उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करें। जैसे कि मान लो पास्ट में वो किस तरीके के बर्तनों का यूज करते थे। एक पास्ट की में कोई भी आपको ऑर्नामेंट मिल गया, कोई बर्तन मिल गया, कोई मूर्ति मिल गई, या उनके कपड़े मिल गए आपको अगर, तो उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पास्ट में लोग किस तरीके से रहा करते थे, उनका लाइवलीहुड किस तरीके से था। तो वही कह रहा है कि
देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। और जो लोग इन चीज़ों की स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी रिमेन्स होते हैं, चाहे वो बिल्डिंग के रिमेन्स हो, चाहे स्टोन वगैरह हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, इन सब की स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और ये उसके साथ साथ क्या करते हैं, एक्सकेवेट यानी कि गड्ढा खोद के इन चीज़ों को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, ताकि टूल्स, वेपन, स्पॉट्स वगैरह जो भी पास्ट में यूज होते थे उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें कि पास्ट में चीज़ें कैसे हुआ करती थी। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमको पास्ट में देखने को मिलते हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट स्टोन के बने होते थे, कुछ बोन्स के होते थे, कुछ चीज़ें बेक्ड क्ले, जैसे कि आज के टाइम पे मटका या पॉट हमको देखने को मिलता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इनपेरिसेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि इम्पेरिसेबल सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं वो लंबे समय तक चल जाते थे, बट कुछ ऐसे जैसे कि क्लॉथ का एग्जांपल ले लो, ये चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती, इसलिए जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो looks for bones of animals, birds and fish, find out what people ate in the past। तो आर्कियोलॉजिस्ट जनरली क्या करते हैं कि बोन्स की भी स्टडी करते हैं, जैसे बर्ड और फिश की, ताकि अंदाज़ा लगा सके कि पास्ट में लोग किन चीज़ों को खाते थे। और जो प्लांट्स के रिमेन्स होते हैं वो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाते, बट अगर अगर वो बर्न हो जाएं, जल जाएं थोड़े से, जिसको चेयर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो वो चीज़ें लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं। मतलब प्लांट्स के जो रिमेन्स होते हैं वो इतने लंबे समय तक टिक नहीं सकते, बट अगर वो हल्के से जल जाएं, बर्न हो जाएं, जैसे कि थोड़ी सी हल्की सी कोल फॉर्म में आ जाएं, तो वो क्या करते हैं, लंबे समय तक टिके रह सकते हैं। हिस्टोरियंस जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, सोर्स। किसके लिए? जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन में, आर्कियोलॉजी से, उसको वो लोग सोर्स वर्ड का यूज करते हैं उसके लिए। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर द डिटेक्टिव्स who use all these sources like clues to find out about our past। तो जितने भी सोर्सेस हैं, चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट हो, चाहे इंस्क्रिप्शन हो, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हो, उसका यूज करके हिस्टोरियंस क्या करते हैं, स्टोरीज को डेवलप करते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं पास्ट के अंदर, उन सारे एविडेंसेस को देख के। तो यहाँ बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में आपको ये समझना है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो होते थे वो ज़मीन की खुदाई वगैरह करते थे, फिजिकल एविडेंसेस के आधार पर वो लोग जानकारी गैदर करते थे, और जो हिस्टोरियंस होते हैं वो आर्कियोलॉजी द्वारा जो भी चीज़ें मिली होती हैं उनका यूज करके स्टडी करते हैं। ठीक है, वन पास्ट और मैनी। नेक्स्ट आते हैं, तो हमसे कहा जाता है कि क्या एक ही पास्ट है या मैनी। तो जो हमारी बुक का नाम है, बुक का टाइटल है, उसका नाम है आर पास्ट। तो यहाँ देखोगे पास्ट जो है प्लूरल फॉर्म में यूज करा गया है। प्लूरल फॉर्म में इसलिए यूज करा गया है कि जो पास्ट था वो सबके लिए एक जैसा नहीं था। हर किसी इंसान के, हर किसी सेक्शन के लोगों के जो हिस्ट्री पास्ट वगैरह थी वो डिफरेंट होती है। वो आज के टाइम पे भी अलग होती है कि जो उस टाइम पे, जैसे एग्जांपल के लिए राजा महाराजा हुआ करते थे, किंग्स क्वींस होते थे, उनकी लाइफ अलग तरीके की थी। यहाँ तक कि जो फार्मर्स थे उनकी पास्ट अलग देखने को मिलेगा। तो पास्ट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का होता है। डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट, वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। तो वही बेसिकली हमसे कह रहा है कि जो पास्ट प्लूरल फॉर्म में यूज करा गया है वो इसलिए यूज करा गया है ताकि आपकी अटेंशन ग्रैब करी जा सके कि डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट टाइप के पास्ट थे। एग्जाम्पल के लिए एक हर्डर या फिर एक फार्मर की लाइफ जो है वो डिफरेंट थी किंग और क्वीन की लाइफ से। वहीं देखोगे मर्चेंट, व्यापारी जो थे वो क्राफ्ट पर्सन से अलग थे, उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी, तो उनका पास्ट भी अलग होगा। और ये ऐसा नहीं है कि पास्ट में ही था, ये आज के समय पर भी फॉलो होता है कि जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, डिफरेंट प्रैक्टिस, डिफरेंट कस्टम्स, डिफरेंट पार्ट्स में रहते हैं, तो सबकी हिस्ट्री क्या है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान निकोबार आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। उसके अपोजिट में देखोगे तो मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड्स।
डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्ट इन पास्ट एज वेल। तो आज के समय पे देखोगे अगर कोई इंसान अंडमान निकोबार में रह रहा है तो अपना खुद का फूड खुद ही प्रोक्योर करेगा, चाहे वो फिशिंग करे, चाहे हंटिंग करे, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करे। वहीं अगर हम लाइफ देखेंगे सिटीज़ में रहने वाले की, तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे की सप्लाईज पे डिपेंडेंट रहते हैं, फार्मर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं कि वो प्रोड्यूस करेगा तो हम लोग सर्वाइव करेंगे। और यही चीज़ पास्ट में भी हमको देखने को मिलती थी। इसी के साथ साथ देयर आर सम काइंड ऑफ डिफरेंस। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स दे फॉट because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. तो हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो किंग्स क्वींस ये लोग होते थे ये अपनी बैटल्स का रिकॉर्ड रखते थे, इसलिए हमको इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट वहीं दूसरा एग्जांपल देखोगे तो हंटर्स, फॉक गैदरर्स, मतलब जो लोग इधर उधर घूमते रहते थे, फार्मर्स, ये अपना रिकॉर्ड थोड़ी रखते थे, इसलिए हमको इनके बारे में थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बट आर्कियोलॉजी क्या है, उसकी हेल्प से हमने बहुत चीज़ों के बारे में जाना है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके बारे में भी जानना हमें बाकी है। आगे आते हैं व्हाट डू डेट्स मीन। अब आता है कि हिस्ट्री में जब हम किसी इवेंट को पढ़ते हैं तो वहाँ पे डेट का मतलब क्या होता है। तो डेट का मतलब इस तरीके से समझो कि जीसस क्राइस्ट जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, उनके बर्थ को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। उनके बर्थ के बाद जो भी समय आएगा उसको एडी बोलेंगे या फिर सीई बोलेंगे। उनके बर्थ से पहले जो भी टाइम पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे, BCE, बिफोर कॉमन एरा, या फिर खाली BC। यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया और यहाँ से हमने काउंटिंग शुरू कर दी। जब हम इससे आगे जाएंगे तो उसमें हम ऐड करते जाएंगे। सेम उसी तरीके से जब हम पीछे जाएंगे तो वहाँ भी हम ऐड करते जाएंगे, बट वहाँ पे BCE और BC वर्ड लगाने का मतलब है कि बर्थ से इतने साल पहले, और यहाँ इसका क्या मतलब है कि उनके बर्थ के इतने साल बाद। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2026 है अभी समय, 2026 जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कितने साल आगे, 2026, इसीलिए यहाँ पे 2026 लिखा जाता है। ठीक है, वही चीज़ हम अभी समझेंगे। आज के समय में कोई आपसे टाइम पूछेगा तो आप क्या करोगे, मंथ, ईयर, डेट ये सब बता दोगे। बट ये जो ईयर्स हम देख रहे हैं आज के टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, ये जनरली असाइन हुए किसकी वजह से, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जो कि फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी थे। तो अगर 2000 लिखा है कहीं पे तो उसका मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 बाद का समय। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड यूजुअली हैव द लेटर BC। यानी कि उनके बर्थ से पहले जो भी समय होगा उसके पहले हम क्या लगा देंगे, BC, बिफोर क्राइस्ट। In this book, we will refer to the dates going back from the present using 2000 as our starting point। यानी कि इस बुक के अंदर जो भी समय बोल रहा है उसमें आपको 2000 प्रेजेंट को मानना है। जैसे कि अगर मान लो ये कह रहा है कि अभी हम प्रेजेंट में 2026 की जगह 2000 को मानते हैं, तो अगर हमसे कहता है कि लगभग 2500 साल पहले, 2500 ईयर्स एगो की अगर बात हो रही है, यानी कि 2000 साल यहाँ और 500 साल यहाँ, यानी कि 500 BC की बात हो रही है, या फिर इसको 500 BCE भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2000 प्रेजेंट का टाइम मानना है, तो लगभग 2500 साल पहले क्या होगा, 500 BC, वही हमसे कह रहा है। वही आगे एक्सप्लेन कर रहा है, लेटर्स विद डेट। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और AD इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका नाम याद रखना, एनो डोमिनी, क्योंकि बहुत लोग इसको आफ्टर डेथ भी पढ़ लेते हैं, बट आफ्टर डेथ नहीं होता, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, कि उनके बर्थ के इतने साल बाद। तो 2012 कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज AD 2012। तो 2012 अगर कोई ईयर है, जैसे 2026 अभी चल रहा है, तो ये AD हो जाएगा, AD 2026। उसके साथ साथ CE कॉमन एरा AD की जगह यूज करते हैं, BCE BC की जगह यूज करते हैं। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि इसके बाद देखोगे तो AD, इसके पहले देखोगे तो BC, और AD की जगह हम क्या करते हैं, CE का यूज करते हैं, कॉमन एरा भी बोल देते हैं, और BC की जगह बिफोर कॉमन एरा भी बोल देते हैं। यानी कि चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। समटाइम्स CE इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ AD एंड BCE इंस्टेड ऑफ BC, यही कह रहा है। और द लेटर CE की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन एरा, और BCE की फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, we use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India we began using this form about 200 years ago। लगभग 200 साल पहले से हमने ये चीज़ें, इस डेट्स को फॉलो करना स्टार्ट करा। एंड समटाइम्स द लेटर BP मीन्स बिफोर प्रेजेंट।
मतलब अगर हमसे कह रहा है 4700 ईयर्स एगो, मतलब लगभग 4700 साल पहले की बात हो रही है, तो हम ईयर्स एगो इतना लंबा लिखने की जगह क्या लिख सकते हैं, बीपी भी लिख सकते हैं, बिफोर प्रेजेंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देखेंगे पेज नंबर, जब हमने यहाँ का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, यहाँ बोल रहा है 4700 ईयर्स एगो, तो हम इसको 4700 बीपी भी लिख सकते हैं, इसको हम 2500 पीपी भी लिख सकते हैं, यही हमसे कहना चाह रहा है। आगे एल्सवेयर, एक छोटा सा बॉक्स में कोई इन्फॉर्मेशन दी है। वी हैव सीन दैट द इंस्क्रिप्शन आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सर्फेसिस, जो इंस्क्रिप्शन होती है वो हार्ड सर्फेस पे इंस्क्राइब करी जाती है, हम पढ़ चुके हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि कई हंड्रेड ऑफ ईयर्स एगो लिखी गई हैं, और सारी इंस्क्रिप्शन के अंदर स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों होती है। स्क्रिप्ट क्या होता है, जब हम कोई भी लैंग्वेज उसको लिखते हैं तब हम स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, और जब हम बोलते हैं या फिर सुनते हैं तब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट हैव चेंज ओवर टाइम। और लैंग्वेज जो और स्क्रिप्ट क्या है, बहुत समय से, मतलब जो आज हम स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं वो आज से 100 साल 200, मतलब ये जिस टाइम की बात हो रही है इस टाइम पे वो स्क्रिप्ट को फॉलो भी नहीं करी जाती होगी, उस टाइम की स्क्रिप्ट और लैंग्वेज भी अलग थी। तो जो स्कूलर्स हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पास्ट में कोई चीज़ अगर लिखी है तो उसका मीनिंग क्या है। तो इसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना जाता है जिसको बोलते हैं डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट में जनरली होता क्या है कि एक कोई स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज में लिखी है जिसमें आप उसको थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर दूसरी स्क्रिप्ट जिसके बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते उसको साइड में रखते हैं, और इसमें जिस लेटर का यूज करा गया है उसके साउंड को आइडेंटिफाई करके इसके लेटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डेसिफरमेंट कहा जाता है। एक बार इसमें पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी है डेसिफरमेंट की, कहाँ से, इजिप्ट से। एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है, जहाँ पे 5000 साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे। तो वहाँ पे एक रोसेटा एक टाउन है इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में, वहाँ पे एक इंस्क्राइब स्टोन फाउंड हुआ है, मतलब एक इंस्क्रिप्शन हमको फाइंड हुआ है, और उसके अंदर 3 डिफरेंट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज करा गया है। एक तो उसमें ग्रीक स्क्रिप्ट का यूज करा गया है, और 2 इजिप्टियन फॉर्म की स्क्रिप्ट का यूज करा गया है। अब जो लोग हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर थे, उनको ग्रीक लैंग्वेज तो आती थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किंग्स और क्वींस का नाम क्या लिखा है इस लिटिल फ्रेम के अंदर, और उस लिटिल फ्रेम को कारतूस बोलते हैं। फिर उन्होंने क्या करा, ग्रीक और जो इजिप्शियन साइन थे दोनों को एक अगल बगल रखा, साइड बाय साइड रखा, और धीरे धीरे इसमें जिस वर्ड का साउंड था उसको आइडेंटिफाई करा। तो मतलब कुल मिला के डी कोड कर दिया उन्होंने लैंग्वेज को, और डी कोड करने पे क्या पता लगा कि लाइन जो है एल के लिए था, वर्ड ए के लिए यूज हुआ था। इस तरीके से पूरे इंस्क्रिप्शन को उन्होंने ईजिली पढ़ लिया। जैसे यहाँ पे देखते हो एल इसके लिए यूज हुआ, एम इसके ऐसे साइन का यूज करा गया, तो इस तरीके से उन्होंने डी कोड कर लिया एक तरीके से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, कोई बॉक्स वगैरह अगर छूटा हो तो उसको भी हम रीड कर लेंगे। तो ये चैप्टर था हमारा, इसमें से मैप को हमने इजीली देख लिया। इसमें कोई इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी वही हम रीड करेंगे। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक मैन्युस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है जो हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है लगभग 2250 साल पहली, जो कि कंधार में, जो कि अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है, वहाँ से हमको मिली है। वहाँ पे एक रूलर थे अशोका, इनके बारे में हम चैप्टर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी इंस्क्रिप्शन ही मिली है। और जब भी आप यहाँ से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम कोई लैंग्वेज को या कुछ भी चीज़ जब हम लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। जैसे हम हिंदी लैंग्वेज का यूज करते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो लिखने के लिए इनकी स्क्रिप्ट का यूज करा जाता है। जैसे हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट है, वहीं इंग्लिश की देखोगे तो रोमन स्क्रिप्ट है। किसी लैंग्वेज को लिखने के लिए, क्योंकि उसके अंदर जो वर्ड्स होंगे, जो सिंबल्स होंगे, वो क्या होगी, स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल होगी। स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, साइंस लेटर या फिर साइन होते हैं। और जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो फिर हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। और ये जो लैंग्वेज है इसके अंदर 2 टाइप की लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का यूज करा गया है। जैसे कि ऊपर ग्रीक देखोगे, नीचे अरेमिक में देखोगे। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जब भी किसी भाषा को लिखा जाता है तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, पढ़ा या फिर लिखा जाता है तो फिर लैंग्वेज का यूज करा जाता है। एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हल्के से ताकि रिवाइज हो जाए। तो नर्मदा वैली के बारे में हमने क्या पढ़ा था। नर्मदा वैली के आसपास हमको हंटिंग एंड गैदरिंग इसके एविडेंसेस मिले थे।
मगध। मगध क्या था? जहाँ पे सबसे पहला बड़ा किंगडम डेवलप हुआ था। गारो हिल्स। गारो हिल्स के अंदर हमको अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते थे। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास सबसे पहली सिटीज़ डेवलप हुई थी। और गंगा रिवर के आसपास, गंगा वैली के आसपास लगभग 2500 साल पहले सिटीज़ फ्लरिश हुई थी। और इंडस के आसपास लगभग 4700 ईयर्स एगो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ने के लिए स्टडी विद सूरज से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।